हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा लेक्चर। तो इससे पहले हम लोगों ने लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास कवर कर लिए थे। तो आज 9th क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तो 9th क्वेश्चन हमारा कुछ ये है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या स्वयं बंध्यता क्या होती है। Why does cell pollination not lead to seed formation in self incompatible species? इसको ऐसे समझिए कि किसी घर के अंदर मियाँ और बीवी हैं, उनकी शादी हुई। शादी होने के काफी सालों के बाद भी उनकी संतान पैदा नहीं हो पा रही है। तो डॉक्टर के पास में गए। डॉक्टर ने सलाह दी कि आप जो है अपना टेस्ट करवाइए, फीमेल को भी और मेल को भी। तो उसमें से मान लीजिए मेल के अंदर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है कि उसके अंदर स्पर्म बन ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या होगा कि वो जो मेल है अपनी फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, तो उनकी संतान पैदा नहीं होगी। तो पर हमें तो संतान चाहिए। तब क्या करना होगा, किसी और डोनर को लाया जाएगा और उस डोनर के स्पर्म को कलेक्ट करके उस फीमेल को दे दिए जाएंगे। उसके वेजाइना के थ्रू यूट्रस में एंटर करा देंगे, तो वहां से बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यानी कि सेल्फ तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है ना, किसी और से ही फर्टिलाइजेशन कराना पड़ेगा। तो ऐसे फ्लावर में है। तो मान लीजिए हमारे पास में टोबैको का एक फ्लावर है। तो उस टोबैको के एक ही फ्लावर के अंदर उसका जो पोलन ग्रेन होता है, उसके अंदर जो मेल गैमीट है, वे अपने ही एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर या उनके अंदर जो जीन पाए जा रहे हैं वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं और वो अपने ही एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर ऐसा हो कि एक ये है हमारे पास में टोबैको का प्लांट, एक ये दूसरा टोबैको का प्लांट है, इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर पहुंच गया और अंदर जाके मेल गैमीट को रिलीज किया, तो इसका एग को वो फर्टिलाइज कर सकता है। हाँ, तो एक जो दो अलग अलग फ्लावर हैं वो एक दूसरे को फर्टिलाइज कर सकते हैं, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन तो हो सकता है, पर सेल्फ पॉलिनेशन कभी भी नहीं होगा। अगर सेल्फ पॉलिनेशन करा भी दिया हमने, बाई चांस मान लीजिए कि यहाँ से पोलन ग्रेन तोड़े और उन पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के थ्रू एंटर करा दिया, मेल गैमीट अंदर जाएंगे भी पर वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। और सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो भी रहा है तो वहां पर सीड का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए बच्चों नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक, हाउ इज इट यूजफुल इन ए प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। हमें बैगिंग टेक्निक के बारे में बताना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आई लिंक में आपको मैं उसका लिंक भेज दूंगा, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। तो बैगिंग टेक्निक क्या है और ये किस तरह से प्लांट ब्रीडिंग में यूज की जा सकती है। देखिए मान लीजिए मेरे पास में 2 प्लांट है, वीट के प्लांट। इनमें से एक जो वीट का प्लांट है अनाज का, उसमें जो दाना बनता है काफी मोटा है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसको कीड़े आसानी से जकड़ लेते हैं। तो इसको कीड़े खा खा कर इसको खराब कर देते हैं, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है। और जो दूसरा प्लांट है ये भी वीट का ही है, लेकिन इसके अंदर जो दाना बन रहा है वो ज्यादा मोटा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आसानी से कोई बीमारी नहीं होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इन दोनों के कैरेक्टर एक ही प्लांट के अंदर आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये हमारे पास में मोटे दाने वाला प्लांट था, तो हमने क्या करा, जब इसकी कली थी, जब इसके अंदर फ्लावर नहीं बना था, तो कली को हमने खोला। खोलने के बाद में उसके जो इमेच्योर, जो कि अभी परिपक्व नहीं हुए, मेच्योर नहीं हुए, उन एंथर को हमने चिमटी की सहायता से, कैंची की सहायता से काट कर बाहर निकाल दिया। और फिर इस कली को, ये जो कली है अभी फ्लावर नहीं बना है, इस कली को अनवांटेड पॉलिनेशन से बचाने के लिए हमने इसके ऊपर प्लास्टिक का एक बैग कवर कर दिया है। तो इसी को बैगिंग टेक्निक बोला जाता है। वो इसलिए करते हैं हम क्योंकि अगर इस कली को खुला छोड़ देंगे तो एयर के द्वारा हो सकता है कुछ पोलन ग्रेन इस पर लैंड कर जाए और अनवांटेड पॉलिनेशन हो जाए, तो हमें वो डिजायर्ड रेट नहीं मिल पाएगा जो कि हमको चाहिए होता है। या कोई इंसेक्ट आ गया, वो आकर इस पर बैठ गया और उसने पॉलिनेशन करा दिया, या वाटर के द्वारा हो गया। भाई बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो अनवांटेड पॉलिनेशन से बचाने के लिए हम बैगिंग को यूज करते हैं। तो इस टेक्निक को हम यूज कैसे करते हैं या कैसे यूजफुल होती है, हमें अलग अलग वेराइटी की अगर किस्में चाहिए, अलग अलग अनाज की मान लीजिए किस्में चाहिए, कि हमें डिजीज रेजिस्टेंट भी चाहिए, हाई प्रोडक्टिव वाला प्लांट भी चाहिए, वो कोई ऐसा फ्लावर चाहिए जिसमें से अच्छी महक भी आती हो और काफी वो बड़ा भी हो, काफी आकर्षक भी हो, तब हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये टेक्निक कहलाती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो हमने इसको प्लास्टिक के बैग से कवर किया है, इसको बोला जाता है बैगिंग टेक्निक। चलिए मैं एक बार पढ़कर दिखा देता हूँ। कवरिंग ऑफ ए बर्ड विद ए प्लास्टिक बैग। तो एक जो बर्ड है उसको प्लास्टिक बैग से कवर कर देना है। कब? आफ्टर रिमूवल, जब उस कली के अंदर से हम इमेच्योर एंथर को अलग कर लेंगे, तब उसको प्लास्टिक के बैग से कवर कर लेना है। ये क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम अनवांटेड पॉलिनेशन से इसको बचा सके, और इसको बैगिंग बोला जा रहा है। ये टेक्निक यूजफुल है टू डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट की नई वैरायटी बनाने में, जिसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर्स पाए जाए। जो कैरेक्टर्स हमको प्लांट के अंदर चाहिए होते हैं वो सब कैरेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन क्या है, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, ये कहाँ पर और कैसे होता है, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन, तो उस न्यूक्लियाई के नाम बताने जो ट्रिपल फ्यूजन में शामिल होते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक मेल गैमीट एग के साथ में फ्यूज करके जाइगोट बना रहा था जिसको सिनगेमीट कहा था। दूसरा मेल गैमीट जो था वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रहा था जिसको हमने बोला था PEN, और इस प्रोसेस को बोला था ट्रिपल फ्यूजन। ओके, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट की प्लॉइडी कैसी है, हैप्लॉइड है, N है, विद पोलर न्यूक्लियाई की कैसी है, 2N है, तो 2N प्लस N मिलकर 3N स्ट्रक्चर बनाएंगे टू फॉर्म PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये प्रोसेस कहलाती है ट्रिपल फ्यूजन। इट ऑकर्स इनसाइड एम्ब्रायो सैक, ये एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होती है। PEN जो बना है वो ट्रिप्लॉइड होता है और ये आगे चलकर एंडोस्पर्म को डेवलप कराता है, और एंडोस्पर्म का काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक जाइगोट इज डोरमेंट फॉर सम टाइम्स इन ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि जाइगोट सुप्त अवस्था में चला जाता है, यानी सो जाता है थोड़े टाइम के लिए, और बाद में उसमें एम्ब्रायो बनना शुरू होता है। वो इसलिए होता है कि एम्ब्रायो को जब बनाना है तो उस एम्ब्रायो को डेवलप कराने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से मिलता है। तो जब तक एंडोस्पर्म ठीक से बनेगा नहीं, जाइगोट बेचारा सोया रहेगा। जब एंडोस्पर्म बन जाएगा, जब उसको जाइगोट को लगेगा अब हाँ मुझे खाने की जरूरत जो है मेरी पूरी होने वाली है, तो वो उस नींद से जागेगा और तुरंत डिवाइड करके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आंसर लिखा है मैंने, जाइगोट इज समटाइम्स डोरमेंट, जाइगोट कभी कभी डोरमेंट होता है, ये एंश्योर कराने के लिए कि जो फॉर्मेशन है एंडोस्पर्म का वो कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि जो जाइगोट है वो डिवाइड करके एम्ब्रायो बना रहा है, और एम्ब्रायो को डेवलप कराने के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड कराता है एंडोस्पर्म। तो जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा जाइगोट डोरमेंट स्टेज में पड़ा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कुछ डिफरेंसेस देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पहला डिफरेंस है हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल में डिफरेंस। देखिए, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, मान लीजिए कोई हमारा सीड है, ठीक, और इसमें ये कोटिलीडन्स लगे हुए हैं। ये कोई सीड है और इसमें ये क्या लगे हुए हैं, कोटिलीडन्स लगे हुए हैं। तो ये कोटिलीडन्स के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिससे आगे चल के शूट बनता है, इसको बोलते हैं प्लूम्यूल। कोटिलीडन्स के नीचे वाला हिस्सा जो आगे चलकर रूट बनाता है, इसको बोलते हैं रेडिकल। ओके, और ये है हमारा कोटिलीडन्स, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाए हैं, ये कोटिलीडन्स है। और ये जो एक्सिस है जो कि इन दोनों को जोड़ रही है आपस में, इसको बोला जाता है एम्ब्रायोनल एक्सिस। ये क्या कहलाती है, एम्ब्रायोनल एक्सिस। चलिए, एपी माने ऊपर और हाइपो माने नीचे। देखिए, जो हमारा एपिकोटाइल होगा वो यहां पर पाया जाएगा। एपिकोटाइल जो होगा वो किसके बीच में है, प्लूम्यूल और एम्ब्रायोनल एक्सिस के बीच में। और जो रेडिकल है और जो हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल, तो वो कहां पर स्थित है, वो कोटिलीडन और रेडिकल के बीच में स्थित है। देखिए, कोटिलीडन और प्लूम्यूल के बीच में एपिकोटाइल, कोटिलीडन और रेडिकल के बीच में हाइपोकोटाइल। तो अगर हाइपोकोटाइल में ज्यादा ग्रो हो रही है, ये वाला पार्ट अगर ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो क्या होगा, नीचे की तरफ जो जड़ें हैं वो ज्यादा विकसित होती चली जाएगी, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो कम विकसित होगा, जिससे ये कोटिलीडन जमीन के अंदर ही रह जाते हैं। और अगर एपिकोटाइल में ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो एपिकोटाइल इन कोटिलीडन्स को भी अपने साथ लेकर ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से कोटिलीडन जमीन से बाहर निकलकर ऊपर आ जाते हैं। तो इनके डिफरेंसेस देखते हैं। हाइपोकोटाइल क्या है, ये वो पार्ट है, पार्ट ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस लोकेटेड बिटवीन द कोटिलीडन्स एंड रेडिकल। तो रेडिकल ये रहा और कोटिलीडन ये रहा। तो एम्ब्रायोनल एक्सिस का वह पार्ट जो कोटिलीडन और रेडिकल के बीच में स्थित है उसको बोला जाता है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल क्या है, एम्ब्रायोनल एक्सिस का वो पार्ट जो प्लूम्यूल और कोटिलीडन के बीच में स्थित है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। तो पार्ट ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस लोकेटेड बिटवीन कोटिलीडन्स एंड प्लूम्यूल। दूसरा, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो अगर हाइपोकोटाइल ज्यादा ओवरग्रो कर रहा है, या हाइपोकोटाइल अगर ज्यादा ओवरग्रो कर रहा है तो क्या होगा, कोटिलीडन्स कम आउट अबव द सोइल। जो कोटिलीडन्स है वो सोइल से ऊपर आ जाएंगे। ये अगर ज्यादा ग्रो कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो कोटिलीडन जो होंगे वो हवा में ऊपर आ जाएंगे। सॉरी, थोड़ा उल्टा कर देता मैंने। एपिकोटाइल में देखिए, अगर तो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इफ एपिकोटाइल ओवरग्रोस, सीड जर्मिनेशन के दौरान अगर एपिकोटाइल ज्यादा ग्रो कर जाता है तो ये कोटिलीडन को भी पीछे छोड़ आता है।
कोटिलीडन की परवाह नहीं करता, ये आगे बढ़ता जाएगा और कोटिलीडन को जमीन के अंदर ही छोड़ देता है। कोटिलीडन बाहर कब आएंगे? जब ऊपर वाला पार्ट कम ग्रो कर रहा होगा, नीचे वाला ज्यादा ग्रो कर रहा होगा, तब वो बाहर आएंगे। तो हाइपोकोटाइल ये किसमें पाया जाता है? कैस्टर और बीन के अंदर देखी जाइए। और ये अवस्था किसमें देखी जाती है? मेज में और चने के प्लांट के अंदर। चलिए इसको नोट कीजिए। अगला डिफरेंस देखते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में हमें डिफरेंसेस देखना है कोलेप्टाइल और कोलियोराइजर के बीच में। देखिए जो मोनोकोट का सीड होता है उसमें जो कोटिलीडन होता है वो एक ही होता है। मान लीजिए ये रहा इसका कोटिलीडन और इसी के ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से ये एंडोस्पर्म लगा होता है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ डार्क कलर से, ये है एंडोस्पर्म और ये है कोटिलीडन। तो मोनोकोट में कोटिलीडन को स्क्यूटेलम कहते हैं और ये इसके ऊपर एंडोस्पर्म लगा हुआ है। ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग, ये आगे चलकर प्लूम्यूल बनाता है और जो नीचे वाला पार्ट है ये आगे चलकर रेडिकल बनाता है। तो प्लूम्यूल जो होता है वो कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर से कवर रहता है। यहाँ पर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और रेडिकल में भी कुछ यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी। तो जो पार्ट रेडिकल को कवर किए हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोलियोराइजर। R4 रेडिकल और R4 यहाँ पे कोलियोराइजर। यहाँ पे R आ रहा है, यहाँ भी R आ रहा है, तो इसको ध्यान रखिए। जो रेडिकल को कवर किए हुए कोलियोराइजर और जो प्लूम्यूल को कवर किए हुए हैं उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। कैसे ध्यान रखना है? यहाँ पे P आ रहा है, P फॉर प्लूम्यूल, और यहाँ पे P आ रहा है तो कोलियोप्टाइल। यहाँ पे R आ रहा है कोलियोराइजर में और यहाँ पे भी R आ रहा है रेडिकल में। चलिए तो इनको देखते हैं। कोलियोप्टाइल में इन मोनोकोट अपर पार्ट ऑफ कोटिलीडन, तो स्क्यूटेलम बोल रहे हैं हम लोग कोटिलीडन को। तो इसका जो अपर पार्ट है वो कुछ प्रिमिटिव लीफ से कवर रहता है जिसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। और मोनोकोट में जो लोअर पार्ट है, ये वाला नीचे वाला पार्ट, ये कुछ लीफ से कवर है जिसको हम लोग कोलियोराइजर कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है प्लूम्यूल को, प्लूम्यूल के ऊपर की तरफ लगा होता है कोलियोप्टाइल, और ये प्रोटेक्ट करता है किसको? रेडिकल को, क्योंकि रेडिकल के आगे की तरफ को क्या लगा हुआ है? कोलियोराइजर लगा हुआ है। चलिए फिर अगला डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट है इंटेगुमेंट और टेस्ट में डिफरेंस। देखिए ओविल का हमने डायग्राम देखा था, तो ओविल में क्या था? एम्ब्रायो सैक को कुछ कवर किए हुए स्ट्रक्चर्स थी जो ऐसे, एक आउटर इंटेगुमेंट था और एक इनर इंटेगुमेंट था, तो प्रोटेक्शन करती है ओव्यूल का। और वही इंटेगुमेंट जब सीड का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वही इंटेगुमेंट जो होते हैं सीड कोट बनाते हैं। सीड के ऊपर का जो कठोर आवरण होता है तो उसी को टेस्टा बोला जाता है। डिफरेंस देखते हैं। इंटेगुमेंट इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर ओवर ओव्यूल, ये ओव्यूल के चारों तरफ जो है प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। और टेस्टा क्या है? इंटेगुमेंट हार्ड होकर, कठोर होकर आगे चलकर सीड कोट बनाता है और सीड कोट को ही टेस्टा बोला जाता है। इट इज लेस हार्डर, ये जो होता है कम हार्ड होता है और ये ओव्यूल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो होता है ज्यादा हार्ड होता है और ये एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है, जो सीड के अंदर एम्ब्रायो होता है उसको प्रोटेक्शन करता है टेस्टा। चलिए अगला है पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में डिफरेंस। देखिए पेरिस्पर्म क्या है? जो न्यूसेलस होता है वो जनरली जब सीड का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसको कंज्यूम कर लिया जाता है, पर किसी किसी सीड में जो न्यूसेलस होता है वो कुछ थोड़ी मात्रा में बचा रह जाता है पाउडरी रूप में। जैसे कि काली मिर्च होती है तो उसके अंदर जो व्हाइट पाउडर होता है जब उसको कोटा जाता है तो उसी को पेरिस्पर्म बोला जाता है। वो क्या है? परसिस्टेंट न्यूसेलस है। जबकि पेरिकार्प जो होती है, जो कि फल के ऊपर जो हमारा आवरण होता है उसको पेरिकार्प बोलते हैं। जैसे कि आम की अगर मैं बात करूं तो आम में जो ऊपर का छिलका है वो है एपिकार्प, जो अंदर वाला जो हम लोग खाते हैं गूदा उसको मेसोकार्प कहते हैं, सबसे अंदर जो गुठली वाला पार्ट है वो एंडोकार्प कहलाता है। ये तीनों लेयर मिलकर पेरिकार्प बनाती है। तो पेरिकार्प क्या है? ये फल की लेयर होती है, ओवरी की लेयर। पेरिस्पर्म इट इज परसिस्टेंट न्यूसेलस इन सम सीड, और पेरिकार्प क्या है? इट फॉर्म्स ओवरी वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सेकेंड, इट इज पाउडरी, ये जनरली पाउडरी फॉर्म में होता है, और ये जो होता है सॉलिड हो सकता है, कभी कभी कम सॉलिड या फिर कभी कभी सॉफ्ट भी हो सकता है। इट इज सिंगल लेयर्ड, ये जनरली सिंगल लेयर्ड होता है। ये 3 लेयर्ड होता है। सबसे बाहर वाली लेयर एपिकार्प, बीच वाली मेसोकार्प और अंदर वाली एंडोकार्प। चौथा, ये फूड को स्टोर करता है, और ये पेरिकार्प फूड को स्टोर नहीं करता है। चलिए नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है, और फ्लावर को कौन सा पार्ट है जो कि आगे चलकर फ्रूट बनाता है। तो देखिए ओवरी आगे चलकर फ्रूट बनाती है और जो ओव्यूल होता है वो आगे चलकर सीड बनाता है। तो ओवरी अगर फ्रूट बना दी तो उस फ्रूट को बोलते हैं ट्रू फ्रूट। अगर फ्लावर का कोई और पार्ट ओवरी के अलावा क्या बना रहा है? फ्रूट बना रहा है, तब उस फ्रूट को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि एप्पल के अंदर होता है, तो एप्पल के अंदर जो ओवरी और फ्रूट नहीं बना रही है बल्कि थैलेमस फ्रूट बनाता है, इसलिए एप्पल को फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। 15 क्वेश्चन था आपके इसमें कि इमस्कुलेशन क्या है, इसको मैंने पहले भी बताया है।
इस वाले लेक्चर में भी, और इसके अलावा एक अलग से भी लेक्चर मैंने इसका बनाया हुआ है कि इमस्कुलेशन क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, जो बड है उसमें जो एंथर है उसके मैच्योर होने से पहले ही काट कर अलग कर दिया जाता है और फिर उसमें बाद में बैगिंग कर दी जाती है। तो ये टेक्निक वहां पे यूज की जाती है जब हमको डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले किसी प्लांट की जरूरत होती है, जब उनके बीच में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा रहे होते हैं, तब इस टेक्निक को एम्प्लॉय किया जाता है। अगला क्वेश्चन था हमारा कि अगर हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनाना चाहते हैं तो कौन सा ग्रोथ सब्सटेंस होगा जिसकी सहायता से हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बना सकते हैं। तो पार्थिनोकार्पिक वे फ्रूट होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। तो उसके लिए NAA, इसकी फुल फॉर्म है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, या इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सिन। तो इसका अगर छिड़काव पौधे के ऊपर कर दिया जाता है तो उससे जो फ्रूट बनेंगे वो सीडलेस फ्रूट होंगे और उन फ्रूट को हम लोग बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, वो बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस होंगे। ओके, उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि जो टेपिटम है उसका काम क्या होता है। तो देखिए, जो टेपिटम है, टेपिटम नरिशेस, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नरिशेस डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, it forms ubish bodies which secrete sporopollenin, और स्पोरोपोलेनिन बताया था मैंने सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है जो कि पोलन ग्रेन की एग्जाइम बनाता है, which forms एग्जाइम ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, तो ये काम होता है, छोटा सा आंसर देना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा एपोमिक्सिस क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस बताइए। तो इसको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, एक मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, तो आप उसको देखना, या फिर मैं आई बटन में उसका जो है लिंक डाल दूंगा, उसको जाकर देख लेना। उसमें एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, पोलियमराइन, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर। चलिए, चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद में फिर अगले चैप्टर का मैं लेक्चर बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा दूसरे बच्चों को, ताकि उसकी हेल्प मिल सके, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो हमको अच्छे से तैयारी करनी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।